हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अनग अकेडमी पर। बच्चों, आज हम 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यह आपका 8th चैप्टर है। बच्चों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आगे हायर स्टडीज जब आप करेंगे और पीसीएम अगर आप मतलब मैथमेटिक्स अगर आप हायर स्टडीज में चाहे 10+2 की ही बात करें अगर आप चूज करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए और ये इसलिए भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बेसिक आज तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर अभी आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं 10th में, तो इसलिए इसका बेसिक अच्छे से समझना बहुत जरूरी है और हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और बच्चों, हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हो उस क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, हम डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से बना हुआ है, जिसका मीनिंग अगर देखा जाए तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट करने की जो स्टडी है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे 3 साइड की स्टडी क्या है, तो हम देखते हैं आगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों, सबसे पहले जो बेसिक हम ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट होता है ना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में जो काम होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में काम होता है। तो हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी और सी। अब बच्चों, जो राइट एंगल है वो मैंने बी पे बनाया हुआ है, राइट एंगल बी पे बनाया हुआ है। और जब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है बच्चों कितना, 180 डिग्री, और 180 में से एक हो गया 90, एक एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे, उनका सम होगा 90। मान लो कि ये ए है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इनका क्या हो जाएगा, देखो ना यहां से आप a प्लस सी अगर निकालो, a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई 180 टोटल होना है और एक एंगल हो गया 90, तो जो बाकी के दोनों एंगल बचे इनका सम कितना होना है, 90। अब आप चाहे इसको जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे 30-60 कर दो, 45-45 कर दो, 20-70 कर दो, जो भी कर दो, पर ये दोनों का सम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके क्या होना है, इन दोनों का सम होना है 90। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का लगा दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो गई और एक इसमें तो 90 डिग्री होगा ही। तो एक बात ये बतानी थी कि 90 के अलावा जो बाकी के दोनों एंगल होंगे इनको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल ही तो है, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो पर्टिकुलरली दोनों 90 से कम होंगे। अगर पर्टिकुलरली एक एंगल की बात करें तो 90 से कम होगा कोई भी एंगल, तो इसलिए बच्चों इसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल है ये। अब बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था तो आप जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों में से किसी एक को हम बेस कहते हैं और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। तो जनरली आप सोचेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होता है बेस। यही तो अब तक हमने पढ़ा है ट्राइंगल में। जो वर्टिकल लाइन है इसको तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बेस कहते हैं। पर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अलग होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेन्यूज तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि है, क्योंकि भाई ये सबसे लंबी साइड है। लेकिन जो ये दोनों साइड हैं इसमें बेस और परपेंडिकुलर में आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि सिर्फ ये कैसा दिख रहा है, ये नहीं कि ये वर्टिकल दिख रहा है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे सर अब कैसे होगा, भाई एक इन दोनों में से एक को आपको बेस कहना है और एक को परपेंडिकुलर कहना है, और आप ये कह रहे हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बेस पे आप नहीं कह सकते, तो फिर कहेंगे कैसे, फिर तो कंफ्यूजन बनेगा। हाँ, तो ऐसे कहेंगे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और वो हम किस एंगल को एक्यूट मान के करने जा रहे हैं।
तो मान लो कि यहां पे हमने एक्यूट लिखा थीटा और इसके रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर अलग होगा बच्चों, और यहां पे मैं लिख देता हूं मान लो अल्फा, इस एंगल को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर आप अल्फा के टर्म में, अगर आप अल्फा को एक्यूट एंगल मान के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे, और अगर थीटा को आप एक्यूट एंगल मान के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तब बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो बच्चों अब सबसे पहले एक टर्म मैंने यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये देखते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें यही सीखना पड़ेगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों, रेशियो को आप ऐसे समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स का आपस में रेशियो देखते हैं, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। मैं पहले नाम लिख देता हूं कौन कौन से हैं 6। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। अब बच्चों बात यह कि साइड तो 3 है, साइड तो 3 है, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस, एक परपेंडिकुलर, और रेशियो 6। तो ये कैसे, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स को हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप, आपके और पेरेंट्स, मतलब मम्मी और पापा। तो अगर आप में, आपके मम्मी और आपके पापा में रिलेशन को देखें, 3 लोग हैं, लेकिन रिलेशन को समझिए कैसे होता है। आप और आपके पापा को पहले देखते हैं। तो आपके लिए वो आपके पापा, और पापा के लिए आप, सन या डॉटर, बेटा या बेटी। तो देखो 2 लोगों में 2 रिलेशन निकला, आपस में म्यूचुअली 2 रिलेशन निकला। आपके लिए वो पापा हैं और पापा के लिए आप बेटा या बेटी। अच्छा आप चलते हैं आपके और मम्मी के में देखते हैं। आपके लिए वो मम्मी और मम्मी के लिए आप बेटा या बेटी। अब पापा मम्मी में देखते हैं, पापा के लिए मम्मी वाइफ और मम्मी के लिए पापा हस्बैंड। तो देखो 3 लोगों में 6 रिलेशन निकला। तो ऐसे ही जो 3 साइड्स हैं इनमें आपस में 6 रेशियोज होते हैं, है ना। मतलब 2 साइड्स का रेशियो, रेशियो क्या होगा, 2 साइड का, कोई भी 2 साइड का रेशियो। तो बात है कि ये 2 साइड के ही रेशियो हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स के रेशियो हैं एक टाइम में, है ना। तो कैसे देखते हैं। अब साइन जो होता है ना बच्चों, साइन होता है चलिए मैं साइन को यहां लिखता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने लिख दिया। अभी मैं आपको लर्न कराऊंगा, अभी आप सिर्फ देखते जाइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो कॉस को हमने यहां पे क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे मैं लिखता हूं, थोड़ा स्पेस हो जाए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बी है, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मैं इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं, पी अपॉन एच। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, जैसे मैंने बताया ना, आपके और आपके पापा में अगर म्यूचुअली देखा जाए तो रेसिप्रोकल, आपके लिए वो पापा और पापा के लिए आप बेटा या बेटी। तो ऐसे ही साइन और कॉसेक ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो साइन का जब आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, रेसिप्रोकल ना, 1 अपॉन कर देंगे तो यही आएगा। और tan के लिए अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया ही नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो आपने बता दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि बेस और परपेंडिकुलर में हम किसको कब बेस लेंगे और किसको परपेंडिकुलर लेंगे, है ना। अब आते हैं इस बात पे। देखो ये साइन सिर्फ लिखना ठीक नहीं है। साइन में क्या, साइन क्या, किस एंगल को लेके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं। तो साइन अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है। साइन के आगे आप एक एंगल लिखेंगे, मतलब ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 साइड्स का निकालने जा रहे हैं वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए भाई, एंगल तो एक्यूट ही होगा, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम कभी नहीं निकालेंगे। जो दो एक्यूट एंगल हैं इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम सारे रेशियोज निकालते हैं, याद रखिएगा। जो एक्यूट एंगल्स दो हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो साइन के आगे एंगल जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक साइन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे आपको एंगल लिखना पड़ेगा बच्चों। तो साइन के आगे चलिए आप बताइए किसके रेशियो निकालें। चलो हम थीटा ले लेते हैं सबसे पहले, साइन थीटा। अब ये सही है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऐसे ही सब में थीटा लगा देते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताना पड़ेगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो निकालने जा रहे हैं। चलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। यहां पे जो हम रेशियो निकालने जा रहे हैं उसके लिए जो एक्यूट एंगल हमने कंसिडर किया है वो थीटा है ना। अभी अल्फा को आप इग्नोर करें। तो बच्चों अब देखिए आप बेस और परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे मैं बताने जा रहा हूं। थीटा एक्यूट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, याद रखना एक्यूट एंगल थीटा यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं और थीटा का जो ऑपोजिट साइड है वो होगा परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा को हम एक्यूट एंगल बच्चों मानेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया AB, ये हो गया परपेंडिकुलर है ना। चलो मैं इसको ग्रीन से थीटा को लिख देता हूं। थीटा को जब हमने एक्यूट एंगल माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है, वो तो चेंज नहीं होना है बच्चों। अब देखिए, और अल्फा को मैं ब्लैक से लिखता हूं, ये देखो। और अगर आपने एक्यूट एंगल बच्चों अल्फा को माना, ध्यान से देखिएगा, सबसे जरूरी बात है इस चैप्टर में, अगर आपने एक्यूट एंगल अल्फा को माना तो मैंने क्या बताया था, एक्यूट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर। बस एक बात याद रख लीजिए, एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बचा तो अब एक ही ना, वही बेस होगा। तो इस ये एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड ये है BC, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो अब ये बेस हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ रही है। एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है बच्चों। एक्यूट एंगल अगर आप थीटा लेके चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए तो इसके अकॉर्डिंग आप बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। और एक्यूट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो होता है परपेंडिकुलर। और जो एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड है, लगा हुआ, एडजेसेंट का मतलब जो उससे लगा हुआ है। देखो ये साइड इस थीटा एंगल से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट लगा हुआ नहीं होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। और जो लगी हुई साइड है बच्चों उसको बेस कहेंगे, ठीक है ना। तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और लगी हुई साइड बेस। और अल्फा के अगर रेफरेंस में देखें तो अल्फा के लिए ये लगी हुई साइड है और ये ऑपोजिट साइड है। तो अगर अल्फा को आप एक्यूट एंगल लेके यहां पे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, तो अल्फा के टर्म में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये लगी हुई साइड ये हो गया बेस। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां पे हम थीटा लिख रहे हैं ना बच्चों, तो चलो थीटा लिख के देखते हैं क्या होता है। P अपॉन, अभी मैं आपको ये लर्न भी कराऊंगा। अभी देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होना जरूरी है। अभी तो मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में समझा दिया कि आप हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी मैं आपको याद कराऊंगा। अभी जरा देख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AB, तो यहां पे लिखो AB, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो ये हो गया AB अपॉन AC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के लिए, तो थीटा के लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC है ना बच्चों। tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के लिए ये हो गया और बेस ये हो गया, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक के लिए हाइपोटेन्यूज AC अपॉन परपेंडिकुलर AB, तो ये हो गया AC अपॉन AB। और मैंने वैसे भी बताया था कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन अगर AB अपॉन AC है तो कॉसेक रेसिप्रोकल AC अपॉन AB। ऐसे ही बच्चों सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, कॉस का। तो कॉस अगर BC अपॉन AC है तो सेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। यहां से भी आप देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है BC, AC अपॉन BC। और ऐसे ही कॉट है tan का रेसिप्रोकल, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये हो गया बच्चों। और यही अगर अल्फा के टर्म में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा होता, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा, तो फिर हम अल्फा के अकॉर्डिंग
सारे साइड्स को लिखते कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज तो है ही जो है वो, है ना बच्चों। तो ये रही, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। और अगर आपके समझ में नहीं है तो एक बार और बैक जाके फिर से देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं लर्न कराने जा रहा हूं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैं ये करूंगा कि लर्न करना आपके लिए आसान बनाऊंगा। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से लर्न कर लेंगे। तो बच्चों बस आप वीडियो देखते रहें और मैं इसको करता हूं। तो बच्चों अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करके। देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल आप बना लीजिए और मैं समझाता हूं कि ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने में कैसे हेल्प करेगा। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। देखो नाम तो याद करना ही पड़ेगा ना कि साइन कुछ होता है और कॉस कुछ है और टेन कुछ है ना। तो साइन किसके किसके बीच में रेशियो रिप्रेजेंट करता है, मतलब साइन जो है वो कौन से दो साइड्स के बीच का रेशियो दिखाता है, ये याद करना है, ये मैं याद कराऊंगा। तो देखो साइन के नीचे लिखा है P अपॉन H, P और नीचे H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा कॉस के नीचे लिखा है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा क्या मतलब कोई भी एंगल। मैंने क्या बताया, कॉस अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक आप एंगल नहीं लगाएंगे। थीटा लगाइए, अल्फा लगाइए, कुछ भी लगाइए, एंगल को आप कैसे भी डिनोट करिए, बट एंगल के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो ठीक है, साइन में क्या हो जाएगा, साइन का जो भी आप एंगल निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, याद रख लीजिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो देखो बच्चों अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट होगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात। अब देखिए ये तो होता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था लर्न करवाएंगे, आप तो कैसे लर्न करें। तो आप ये टेबल बना लीजिएगा, साइन कॉस टेन ऊपर लिखिएगा और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक नीचे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक नीचे और टेन का रेसिप्रोकल कॉट नीचे। बच्चों ये देखिए पी बी बी, ऐसे अगर देखें हम रो वाइज देखें तो पी बी बी, तो एक फनी ट्रिक है, आप इसको लर्न करिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये देखो आ गया पी बी पी। और नीचे क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक फनी ट्रिक है और इसमें अपने देश की तो तारीफ ही की गई है। तो देखिए P अपॉन एच, P अपॉन एच ये हो गया साइन, B अपॉन एच ये हो गया कॉस, और P अपॉन बी हो गया टेन, और जस्ट रेसिप्रोकल में हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट, मैंने आपको बताया है। तो याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप देखो P से हम परपेंडिकुलर डिनोट कर रहे हैं, B से बेस डिनोट कर रहे हैं, S से हाइपोटेन्यूज डिनोट कर रहे हैं। कहीं कोई एम्बिगिटी नहीं है, यानी कहीं कोई डुअल मीनिंग नहीं है, कोई दूसरा मतलब नहीं निकल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। P से परपेंडिकुलर, बेस से, B से बेस और S से हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लैंग्वेज बिल्कुल भी एम्बिगस नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में भी आई और आप अब लर्न करने में भी कैपेबल होंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने फिर से मैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूं, मैं आगे एंगल लगा दे रहा हूं। चलो इस बार अल्फा लगाता हूं, साइन अल्फा, साइन के बाद आएगा कॉस अल्फा, टेन अल्फा, और इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का जो रेसिप्रोकल है बच्चों वो कॉट अल्फा। ठीक है ना। अब साइन, अब आपस में भी थोड़ा कुछ रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं। जो टेन होता है ना बच्चों, जो टेन होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, मतलब आपस में भी कुछ रिलेशन है तो वो भी जान लेना, वो भी क्वेश्चन करने में काम आएगा। जैसे मैंने बताया कि साइन
आपस में सारे रिलेशन, मतलब रेसिप्रोकल भी तो है उसमें। अब जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक अल्फा, रेसिप्रोकल है ना। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था, सेक, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक अल्फा। टेन का मैंने आपको क्या रेसिप्रोकल बताया था बच्चों, कॉट, तो ये हो गया एक मिनट, ये हो गया 1 अपॉन कॉट अल्फा। कॉसेक का रेसिप्रोकल देखो, जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन अल्फा। सेक, जब कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस अल्फा। और जब कॉट का रेसिप्रोकल 10 था, 10 का रेसिप्रोकल कॉट था, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10, चलो मैं पहले इसको लिखता हूं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और तब यहां पे लिखता हूं 1 अपॉन टेन अल्फा। तो अब आप कहोगे कि सर बाकी में तो आपने चलो रेसिप्रोकल लिखा 1 अपॉन, जो जिसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन लिखा, लेकिन 10 और कॉट में आपने कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। आपने सिर्फ 10 को और कॉट को उसके रेसिप्रोकल से रिलेशन नहीं दिखाया, एक एक्स्ट्रा रिलेशन दिखाया। हाँ, एक्स्ट्रा रिलेशन है और आपको ये याद भी रखना है। 10 जो होता है ना बच्चों, ये साइन अपॉन कॉस भी होता है। 10 1 अपॉन कॉट तो होगा ही होगा, 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये 1 अपॉन एक दूसरे के इक्वल तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी 10 जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कहो, कुछ भी, बट साइन अपॉन कॉस होता है 10। अच्छा, अब 10 का रेसिप्रोकल कॉट हुआ, तो भाई कॉट क्या हो जाएगा, अगर साइन और कॉस के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। देखो यही लिखा हमने, कॉस अपॉन साइन। तो ये आप 2-4 बार, एक देखिए आपको एक अलग आप एक डायरी बनाइए जिसमें पूरे 10th के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ऐसे रिलेशंस हैं, उनको एक जगह लिखिए। और जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम अगर मिले, तो आप उसको सिर्फ रीडिंग, मतलब उस डायरी को खोलिए या नोट्स जो भी आप बनाएं और उसको रीडिंग करिए, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, कैजुअली पढ़िए, कोई बात नहीं है। बट ये ऐसी चीजें कि अगर आप रेगुलरली इनके टच में नहीं रहेंगे तो आपको भूल जाएगा और बार बार हर बार आपको ऐसी फीलिंग देगा जैसे आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, है ना, चैप्टर को नए सिरे से फिर से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक डायरी या नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखिए चैप्टर वाइज, और उनको कभी भी दिन में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी 5-10 मिनट का भी टाइम मिले तो एक बार उसको देखिए, ऐसे ही पढ़ते जाइए बार बार। जब कोई चीज 10 बार आपके नजर के सामने आएगी तो वो अपने आप याद हो जाएगी। कुछ चीजें हैं जो याद करनी है और इंटरेस्टिंग भी है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप देखिएगा। तो मैंने रेसिप्रोकल बताया और 10 और कॉट का साइन कॉस से भी रिलेशन होता है वो भी बताया, है ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक जो हमने रेशियो समझा, अब उसका एप्लीकेशन कैसे, उसका यूज क्वेश्चंस में कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम एक क्वेश्चन से उसको समझते हैं। बच्चों इसमें गिवन है tan a, tan दिया हुआ है। अब आप मेरे साथ खूब आराम से समझिए। अब देखिए आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। tan a इज इक्वल टू 4/3। देखिए मैंने क्या बताया था कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे अगर एंगल नहीं लगा होगा तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है a, है ना। tan a इज इक्वल टू 4/3 ये गिवन है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद क्या लिखा है, ऑफ द एंगल a, मतलब जो एंगल a के रिस्पेक्ट में, a के टर्म में आपको जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 5 बचे, tan तो दिया हुआ है, ये तो रेशियो दे दिया है 4/3, इसके अलावा बचे 5, साइन बचा, कॉसेक बचा, कॉस बचा, सेक बचा और कॉट बचा। इनका रेशियो क्या होगा a के रिस्पेक्ट में, वो अब हमको बताना है। तो ठीक है भाई, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, है ना। कहा जा रहा है tan a, तो अगर मैं लिखूं इसको a लिखूं और ये b लिखूं और ये c लिख दिया, राइट एंगल b। मैंने क्या बताया था कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो इन्हीं 2 एक्यूट एंगल में से ही एक होगा। तो जैसे मैंने थीटा और अल्फा हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा था, यहां पे अब a हो गया, मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है। tan a का मतलब कि एक्यूट एंगल इसको लिया गया है रेफरेंस मान के, एक्यूट एंगल इसको रेफरेंस मान के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है बच्चों। तो अगर एक्यूट एंगल a है ना, तो आप बताओ कि साइन a, अभी मैंने आपको याद करवाया था साइन a, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग
परपेंडिकुलर क्या है बताइए बच्चों? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मैंने बताया था ना, एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया एक्यूट एंगल का जो एडजेसेंट साइड है ये हो गया बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। ये तो हम बाकी ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं जो गिवन है उससे क्या हमें मिल सकता है। तो बच्चों tan A, अब हमें पता है कि tan A, फिगर में देखो tan A क्या होगा? tan A क्या होगा जो गिवन है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई बी। तो यहां पे परपेंडिकुलर है BC, देखो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो ये हो गया BC अपॉन AB, और ये होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। बेस को दिया है 4 और परपेंडिकुलर को दिया है 3। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? मतलब बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बच्चों, ये रेशियो है। आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या मीटर है, नहीं, ये रेशियो है। मतलब अगर बेस 4 है तो परपेंडिकुलर 3 है। मतलब बेस और परपेंडिकुलर में 4:3 का रेशियो, आपको पता है ना, इस 2 को हम डिनोमिनेटर में भी ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं रेशियो को, तो वही है। ठीक है ना, तो यहां पे क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है कि बेस 4 और परपेंडिकुलर 3, 4:3 का रेशियो। तो हम लिखते हैं कि लेट बेस क्या है बच्चों यहां पे? BC इज इक्वल टू 4K, है ना, या 4x ले लो, कोई बात नहीं है। बुक में अगर k दिखा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि k ही लेना है, x ले लो ना। अच्छा, आपने रेशियो वाला क्वेश्चन कभी भी पढ़ा होगा 7th में 8th में, तो आपने देखा होगा कि अगर रेशियो 1:2 होता है और हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है तो 1x और 2x ले लेते हैं। तो वैसे ही मान लेते हैं कि BC की लेंथ कितनी है? 4x यूनिट, और AB कितनी हो जाएगी फिर? 3x यूनिट। ये तो हम ले सकते हैं ना, अब तो एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं कि अगर BC 4x के इक्वल है और AB, तब AB कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो हमारे पास BC और AB हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, तो अब हमें क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। भाई 2 साइड मिल गया, तीसरा चाहिए। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 का 6 अगर हमको निकालना है तो तीनों साइड पता होना चाहिए। तीनों साइड पता होगा तभी तो रेशियो निकालोगे। और जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हैं क्या? वो यही तीनों साइड के तो आपस में घूम फिर के यही सब रेशियो बनाया गया ना, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ। ऐसे ही कभी बेस का परपेंडिकुलर का बेस का हाइपोटेन्यूज का बेस। तो मतलब तीनों पता होना जरूरी है। अब देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, tan के थ्रू हमको 2 पता चल गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखना है कुछ भी। अभी ये पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है। ये आपको दिया है tan A 4/3। tan का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, बस इतनी सी बात है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड निकालनी है, 2 गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लिखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना बच्चों? ठीक है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं AB स्क्वायर, AB है 3x का होल स्क्वायर कर दो और प्लस 4x का होल स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर, है ना। तो बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, AC कितना आ जाएगा बच्चों? 5x। AC आ गया 5x। शायद आपको दिख रहा हो, ये उम्मीद है कि फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा। AC इज इक्वल टू 5x। AC मतलब हाइपोटेन्यूज मिल गया 5x, और बेस कितना दिया था? AB, देखो बेस 4x और परपेंडिकुलर 3x। अब देखो हमारे पास तीनों साइड है ना, तीनों साइड है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। निकालते हैं अब। अदर कह रहा है ना बाकी, चलो बाकी निकालते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी जो लिखा है वैल्यूज तो सारी मिल गई हमको, हमने फिगर में लिख भी लिया। देखो भाई
बेस 4x परपेंडिकुलर 3x हाइपोटेन्यूज 5x, पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से मिल गया। tan है दिया हुआ है, बाकी का निकालना है। साइन है BC अपॉन AC, कॉसेक ए भाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC है। कॉसे आपको क्या बताया था, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे बेस क्या है बच्चों, AB और हाइपोटेन्यूज AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो बच्चों कॉस ये है तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल AC अपॉन AB। अब tan दिया हुआ है तो कॉट तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल होगा ना, चलो कॉट ऐसे ही लिख देते हैं, कॉट A इज इक्वल टू 1/10 है, हमने पढ़ा है 1/10 है। इसके लिए तो फिगर में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो 1/10 क्या हो जाएगा 3/4। लो ये रेशियो तो अपने आप निकला है, रेसिप्रोकल से सीधे निकला है। अब बाकी के देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। BC अपॉन AC, BC 3x और AC 5x, 3x अपॉन 5x, 3x अपॉन 5x, x कैंसिल, 3/5 है ना। AC अपॉन BC, बच्चों AC है 5x कॉसेक। अच्छा देखो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो फिर फिगर में जाने की क्या जरूरत है, साइन दिख ही रहा है 3/5, तो कॉसेक हो गया 5/3। कोई दिक्कत नहीं, चाहे फिगर में जाइए या सीधे निकालिए। भाई यही तो फायदा है ना रिलेशन पता होने का। देखो रिलेशन पता होने का फायदा भी आप यहां पे समझ रहे हो। साइन का हमने निकाला तो कॉसेक का हमें फिगर में जाके नहीं निकालना है, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है कि साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो हम साइन से सीधे कॉसेक ना लिख दें। ऐसे ही कॉस देखो AB अपॉन AC, तो AB हो गया 4x और AC हो गया 5x, तो 4x अपॉन 5x, x कैंसिल, 4/5। तो बच्चों सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 5/4। और ऐसे ही कॉट हमने 10 से लिखा था, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए 5 के 5 जो बाकी थे। तो बच्चों अब क्या करते हैं, ये सारा हमने बेसिक समझ लिया। अब अगला जो एक्सरसाइज है, मैं अगले वीडियो में पूरा एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, और उम्मीद है कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। आप तब तक ये रिवीजन करके रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।